नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे स्कार्स की, घाव से होने वाले निशान जो घाव भरने के बाद छूट जाते हैं। जनरल लैंग्वेज में उसको हम लोग स्कार्स कहते हैं। कभी कभी वो सपाट होते हैं, कभी कभी वो शरीर पे से ऊपर उठ जाते हैं। अगर वो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं तो उनको हम लोग हाइपरट्रॉफिक स्कार्स बोलते हैं। ये भद्दे होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं दिखते, तो ये कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में टेंडेंसी होती है कि ये जो हाइपरट्रॉफिक स्कार्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, उनमें लालपन आ जाता है और वो ऐसे हिस्सों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो घाव कभी था ही नहीं। इन टेंडेंसीज़ को हम लोग बोलते हैं किलॉइडल टेंडेंसीज़ और इस तरह के स्कार्स को हम लोग बोलते हैं किलॉइड्स। काफ़ी मात्रा में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको किलॉइड्स बनते हैं। तो पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो स्कार है ये हाइपरट्रॉफिक स्कार है या किलॉइड है। दोनों के ट्रीटमेंट में कुछ अंतर होते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स को हम लोग एग्रेसिवली ट्रीट कर सकते हैं, किलॉइड्स में हमको थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत होती है क्योंकि ऑपरेशन से होने वाले जो फ़ायदे होते हैं वो किलॉइड में कम मिलते हैं। तो किलॉइड में ऑपरेट करने के बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं जिन स्थिति में ही हमको ऑपरेशंस करने होते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स या स्कार्स के लिए हमको क्या ट्रीटमेंट्स ऑफर करना होता है इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। जो इनिशियल थेरेपी होती है वो होती है मसाज। मसाज के लिए कौन से क्रीम्स यूज़ होने हैं ये सेकेंडरी है, लेकिन जो चीज़ रियली काम करती है स्कार्स के ऊपर वो है मसाज। दूसरी चीज़ जो सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है किसी भी स्कार के लिए, हाइपरट्रॉफिक स्कार के लिए, वो होता है कॉम्प्रेशन यानी दबाव। अगर हमने उस हाइपरट्रॉफिक स्कार के ऊपर दबाव दिया और उसको सही तरीके से मेंटेन किया तो वो हाइपरट्रॉफिक स्कार्स बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत तेज़ी से उनके अंदर के सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाते हैं और वो सपाट होने भी शुरू हो जाते हैं। उनका रंग का जो डिस्पैरिटी होती है वो भी करेक्ट होनी शुरू हो जाती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्कार बनने के बाद शुरुआत के 1-2 साल के अंदर अगर हमने प्रॉपरली मसाज किया और उसके ऊपर प्रेशर का पट्टा पहन के रखा या जो भी मोडालिटी हमने इस्तेमाल की है प्रेशर देने के लिए, प्रेशर बेल्ट होते हैं, प्रेशर कैप्स होती हैं, प्रेशर के गारमेंट्स होते हैं या प्रेशर के ट्यूबुलर गारमेंट्स होते हैं, ये सब जो है बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है किसी भी हाइपरट्रॉफिक स्कार को ठीक करने के लिए। कुछ क्रीम्स अलग से भी आती हैं जैसे कि स्टेरॉयड क्रीम्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हम लोग हाइपरट्रॉफिक स्कार्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि इंजेक्शन ट्राइमसिनोलोन, जो बहुत सारे लोग हमको आके सजेस्ट करते हैं कि ये इंजेक्शन लगाया लेकिन इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हो। समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मोडेलिटी अकेली काम नहीं करता। स्कार्स या हाइपरट्रॉफिक स्कार्स का जो बेसिक पैरामीटर है वो है मसाज और प्रेशर। अगर हम मसाज नहीं करेंगे और प्रेशर नहीं देंगे तो इंजेक्शंस का फ़ायदा नहीं होगा। स्टेरॉयड इंजेक्शंस जिसको हम लोग ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शंस कहते हैं उनका भी फ़ायदा नहीं होगा और हम जो दूसरी क्रीम्स लगा रहे हैं उनका भी फ़ायदा नहीं होगा। मसाज और कॉम्प्रेशन ये बहुत ज़रूरी होता है, उस जगह पे मालिश करना और उसको दबाना। कुछ सिलिकॉन क्रीम्स आती हैं जिसमें सिलिकॉन ऑयल्स या सिलिकॉन आयन्स रिलीज़ होते हैं, वो भी हाइपरट्रॉफिक स्कार को करेक्ट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। इनका भी हम लोग विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं। कुछ गारमेंट्स या फिर कुछ कंप्रेशन के बेल्ट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर सिलिकॉन की शीट्स लगी होती हैं जो कंटिन्यूसली सिलिकॉन आयंस वहाँ पे छोड़ती रहती हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स में ये सब करने के बाद भी अगर हमको फ़ायदा वैसा नहीं मिल रहा है, जो परेशानियाँ हैं वो ऐसी हैं कि वो ट्राई करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार में हमको प्लास्टिक सर्जिकल करेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम स्कार को निकाल देते हैं और पतले धागे से उसको बंद करते हैं। उसके बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ऑपरेशन के बाद काम अभी पूरा नहीं हुआ है, सर्जरी सिर्फ 50% इलाज है, बचा हुआ 50% इलाज जो है वो फिर से मसाज, सिलिकॉन जेल शीट, सिलिकॉन ऑयल और कॉम्प्रेशन का गारमेंट या बेल्ट ये आपको वहाँ पहनना होता है। ये शुरुआत के 1 साल में बहुत कारगर होता है और उसके बाद के 1 साल में कुछ कारगर उसकी क्षमता कम हो जाती है। सो मसाज एंड कॉम्प्रेशन एंड व्हेन नीडेड सर्जरी, ये डिक्टम है, इसको हमको समझना होगा। अगर हम कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनने को तैयार नहीं हैं, अगर हम मसाज करने को तैयार नहीं हैं, तो बाकी सारी थेरेपीज़ दे आर डूम्ड, ये फेल होंगी क्योंकि
जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है स्कार करेक्शन का वो है मसाज और कॉम्प्रेशन। इसके अलावा जो हाइपरट्रॉफिक स्कार्स और कीलॉइड्स होते हैं जिसमें बहुत सीवियर टेंडेंसी होती है उसको फिर से वापस आने की, उसमें हमको ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स बदलने होते हैं। कीलॉइड्स में बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं। अगर कोई कीलॉइड ऐसे हिस्सों पे चढ़ रहा हो जैसे कि चेहरे के ऊपर, आँखों के ऊपर, नाक के ऊपर, तो हमको मजबूरी में उसको ऑपरेट करना होता है। कान के ऐसे हिस्से में कीलॉइड बन रहा हो जो बहुत बड़ा हो गया हो साइज़ में और वहाँ पे कंप्रेशन देना और मसाज करना भी संभव नहीं रह गया हो, तो वहाँ पे भी हमको मजबूरी में ऑपरेशन करना होता है। या फिर कोई कीलॉइड हो जो आपको रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट कर रहा हो, जैसे कोहनी पे कीलॉइड हो जाए, कंधे पे कीलॉइड हो जाए, इससे कंधे के मूवमेंट्स में तकलीफ हो रही हो और वहाँ पे कैसे भी करके हम कंप्रेशन वैसे नहीं दे पा रहे हो क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमको कीलॉइड की सर्जरी या हाइपरट्रॉफिक स्कार की ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम ये ना भूल जाएं कि ऑपरेशन हो जाने के बाद सिलिकॉन जेल शीट, मसाज और कॉम्प्रेशन गारमेंट उस जगह पे दबाव देना ये बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम फेल होने वाले हैं, ये आप तय मान के चलें। कुछ और थेरेपीज़ भी हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कुछ लेज़र्स होते हैं जो हाइपरट्रॉफिक स्कार्स और कीलॉइड्स पे काम करते हैं, कुछ रूटीन स्कार्स के ऊपर भी वो काम करते हैं। तो उसमें दो प्रकार के लेज़र्स होते हैं, एब्लेटिव लेज़र्स जो उस जगह नुकसान करते हैं उनको हम एब्लेटिव लेज़र्स बोलते हैं, और ऐसे लेज़र्स जो चमड़ी पे किसी तरह से कोई नुकसान नहीं करते उनको हम लोग नॉन एब्लेटिव लेज़र्स बोलते हैं। तो जो एब्लेटिव लेज़र्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन नॉन एब्लेटिव लेज़र्स नुकसान कम करते हैं घाव का। तो लेज़र्स का एक लिमिटेड रोल है स्कार करेक्शन में। इसके अलावा कुछ और क्रीम्स होती हैं जैसे 5-फ्लोरोयूरेसिल क्रीम होती है और रेडिएशन होता है, तो इनका इस्तेमाल बहुत कम और ऐसी जगहों पे ही करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे बहुत सारी दूसरी कोशिशें जो हमारी करते हैं वो फेल हो गई हों, तब हम रेडिएशन और 5-फ्लोरोयूरेसिल क्रीम का यूज़ करते हैं। ये डिसीजन प्लास्टिक सर्जन को छोड़ देना चाहिए, ये उनके निर्णय हैं। वो आपको, अगर आप सूटेबल कैंडिडेट होंगे तो आपको उसके बारे में एडवाइस करेंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।